मैडम बाहर एक बहरी फकीरनी बहुत देर से खड़ी है, ग्राहकों को परेशान कर रही है। मैनेजर की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैंने हिसाब किताब के रजिस्टर से नज़रें उठाई। मेरे रेस्टोरेंट में रात के खाने का दौर शुरू हो चुका था। शीशे के पारदर्शी दरवाजे से बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही थी और अंदर मेरे ख्वाबों की माला। मेरा रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। मैंने थके हुए मैनेजर को देखा और कहा, उसे कुछ पैसे और खाने का पैकेट देकर भेज दो। मैडम, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो कहती है कि उसे मालिक से ही मिलना है। अजीब पागल सी औरत लगती है, उसने कहा तो मैंने गहरी सांस ली। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। फुटपाथ पर समोसे और पकौड़े बेचने से लेकर इस शानदार रेस्टोरेंट की मालिक बनने तक का सफर कांटों भरा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे दरवाजे से भूखा लौट जाए। मैं कुर्सी से उठी और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर फुटपाथ पर एक औरत खड़ी थी। मैले कुचले बाल, खाक से सना चेहरा और फटे पुराने कपड़े और चेहरे की झुर्रियां और आंखों की वीरानगी देखकर तरस आना अनिवार्य था। मैंने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और नरमी से उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ, ये रख लो और खाना भी ले लो, अपने बच्चों को खिला दो। जैसे उस औरत ने पैसे लेने के लिए चेहरा ऊपर उठाया तो मेरी नज़र उसकी आंखों से मिली और एक पल के लिए वक्त थम गया। मेरा हाथ हवा में रुक गया और आंखें हैरत और अविश्वास से फैल गई। मेरे हल्क में जैसे शब्द पत्थर बन गए थे। ये चेहरा, ये आंखें, ये कैसे हो सकता है? वो औरत भी मुझे पहचान चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वह अचानक मेरे कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। भगवान ने मेरे जुल्म की यही सज़ा दी है। उसकी आवाज़ एक हथौड़े की तरह मेरे दिल के दरवाजे पर लगी और वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम गया, जिसे मैं बरसों से अपने भीतर दफन करने की कोशिश कर रही थी। रेस्टोरेंट का शोर, लोगों की आवाज़ें, सब कुछ धुंधला पड़ गया और मैं अपने अतीत के उस अंधेरी गली में जा पहुंची जहां मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धोखे में बदल गई थी। मेरा नाम आराध्या है। आज से 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आम लड़कियों जैसी थी। मेरे पिता एक छोटे से सरकारी कर्मचारी थे और हम 4 बहनें। तंगहाली के बावजूद हमारे घर में मोहब्बत और सुकून था। मेरी शादी राजीव से हुई और लगा जैसे सारी खुशियां मेरी झोली में आ गिरी हो। ससुराल वालों की इच्छा थी कि शादी सादगी से, और मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी उनकी यह इच्छा पूरी कर दी। शादी के बाद मैं राजीव के घर आ गई। सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा था। मेरे ससुर का देहांत हो चुका था और राजीव अपनी माँ का इकलौता बेटा था। कोई ननंद, देवर या जेठ नहीं था। मेरी सास, जिन्हें मैं माँ जैसी कहती, इतनी सेहल और प्यार करने वाली थी कि मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। और राजीव, वह तो मुझ पर जान छिड़कता था। उसका प्यार, उसका ख्याल मुझे एहसास दिलाता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। घर हर तरफ से सुकून से भरा था, लेकिन एक बात थी जो मुझे पहले दिन से खटकती थी, और वह थी उस घर में नव्या का होना। नव्या राजीव की चचेरी बहन थी। मुझे बताया गया था कि वह विधवा है और इस दुनिया में उसकी माँ यानी मेरी सास की बहन के अलावा कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी खाला के पास रहती है। लेकिन उसका रहन सहन, उसका अंदाजा किसी मेहमान या बेसहारा रिश्तेदार जैसा नहीं था। वो घर में ऐसे हुक्म चलाती जैसे वह घर की मालकिन हो। हर मामले में उसकी राय ही ली जाती और हर फैसला वही करती जो वह चाहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके राजीव से पूछा, राजीव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपकी कज़न हर वक्त हमारे घर में क्यों रहती है? मेरा मतलब था कि आपका अपना कोई घर नहीं। और राजीव ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुस्कुराकर बोला, राध्या, तुम भी कैसी बातें करती हो? वो बेचारी विधवा है। जवानी में ही उसके सर से पिता का साया उठ गया। माँ भी अब दुनिया में नहीं रही। अगर वह अपनी मौसी के पास नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? उसका जवाब सिर्फ मेरे मन तक नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। मैंने कई बार महसूस किया कि नव्या की मौजूदगी हमारे बीच में अनदेखी दीवार बन गई है। वो हमारे निजी रिश्तों में दखल देने लगी। अगर मैं और राजीव के लिए कुछ खास चीज़ बनाती तो वो तुरंत उसमें कमी निकाल देती। जब मैं राजीव के कपड़े प्रेस करने लगती तो वो मेरे हाथ से लेकर खुद करने लगती और कहती, तुम्हें क्या पता राजीव को किस तरह की प्रेस पसंद है? मैं तो सालों से उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसका ये जताना मुझे बहुत खलता था। राजीव मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर रोज़ दफ्तर से लौटने वक्त मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाता। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जो चीज़ वह मेरे लिए लाता, वैसी ही हर एक चीज़ नव्या के लिए भी जरूर लाता। एक दिन वह मेरे लिए मोतियों की गजरा लेकर आया और साथ ही गजरा नव्या के लिए भी लाया। बस उस दिन मेरा सब्र टूट गया। मैंने गुस्से में वो गुजरे उसके सामने फेंक दिए और चीख पड़ी, ये क्या बात हुई राजीव? मैं आपकी बीवी हूँ, आप उसके लिए ये सब क्यों लाते हैं? वो आपकी पराई औरत है। मेरी बात सुनते राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन मेरी पराई औरत कहने पर वो भड़क उठा। गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लफ्ज़ कहने की? और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं स्तंभ खड़ी रह गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ
कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन दिल में उठे शक का बीज अब जकड़ पड़ने लगा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही शक मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। राजीव के तेवर ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सारी रात करवटें बदलती रही, एक तरफ अपनी गलती का पछतावा तो दूसरी तरफ उसके सख्त रवैये पर हैरत। सुबह जब खामोशी से दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने हिम्मत करके माफी मांगी। राजीव, मुझे माफ कर दो। मेरा वो मतलब नहीं था, पर उसने मेरी बात बीच में काटती और ठंडे लहजे में बोला, कोई बात नहीं राध्या, तुम्हें समझना चाहिए वो बेचारी तनहा है। अगर उसका पति जिंदा होता तो उसके लिए भी चीजें लाता। मैं तो बस उसका दिल रखने के लिए ऐसा करता हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना एहसास करने वाला है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को फिर से पिघला दिया। उसने इतनी खूबसूरती से अपनी सफाई दी कि मैं खुद को ही कसूरवार समझने लगी। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया कि मुझे इतना दयालु पति मिला और खुद से वादा किया अब कभी भी नव्या को लेकर शिकायत नहीं करूंगी। पर शायद मेरी ये खामोशी मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शादी को लगभग 3 महीने बीत चुके। शुरू में माँ जी भी मुझ पर जान छिड़कती, लेकिन अब हर दूसरे दिन एक ही बात कहती, बहू अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने। मैंने मुस्कुरा कर जवाब देती, माँ जी अभी तो शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। लेकिन उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुझ पर डॉक्टर से जांच करवाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मैंने राजीव से इस बारे में कहा तो उसने भी माँ का साथ दिया। आराध्या, माँ ठीक कहती है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उन्हें अपने पोते पोतियों को देखने की इच्छा है, इसमें बुरा क्या है? जाकर चेकअप करवा लो, तसल्ली हो जाएगी। राजीव की ये बात मेरे दिल को बहुत लगी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। आखिरकार माँ जी की रोज रोज की तानेबाजी से तंग आकर मैंने उनके साथ लेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और कहा कि रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी। माँ जी ने फौरन कहा, डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, मैं खुद आराध्या की रिपोर्ट ले आऊंगी। उनका ये कहना मुझे अजीब तो लगा, लेकिन उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले 2 दिन जैसे अजाब में गुजरे। मेरे दिल में अनजान डर ने डेरा डाल रखा था, ना जाने रिपोर्ट में क्या आएगा। 2 दिन बाद जब राजीव दफ्तर से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं कुछ पाती उससे पहले माँ जी बोल पड़ी, आ गई रिपोर्ट। और वही हुआ जिसका डर था। राजीव ने वो रिपोर्ट मेरे सामने मेज पर फेंक दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने उसे उठाया तो उस पर साफ लिखा था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी मैं सदमे में थी कि माँ जी ने विलाप शुरू कर दिया। भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। इकलौते बेटे के आंगन में कभी कोई बच्चा नहीं खिलेगा। उनके शब्द जहरीले तीरों की तरह मेरे दिल में उतरने चले गए। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की मनहूस है। उसने राजीव की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं रोती राजीव की तरफ देखने लगी। उम्मीद थी कि वो मेरे साथ देगा, मुझे दिलासा देगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, राजीव, नव्या मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। आप उसे कहिए कि ये घर छोड़ दे। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले नव्या आगे बढ़ी। चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और राजीव के बाजू में हाथ डालते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, मैं इसकी कजन नहीं, इसकी पहली बीवी हूँ। उसके शब्द पिघले और शीशे की तरह मेरे कानों में उतर गए। मैं पागलों की तरह राजीव की तरफ देखने लगी। ये झूठ है या सच नहीं, लेकिन राजीव ने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से गर्दन हिला दी। हाँ, ये सच है, नव्या मेरी बीवी है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मुझे औलाद मिल सके। जब तुम मुझे वो खुशी नहीं दे सकी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की ओर घसीटने लगा। माँ जी चुपचाप खड़ी रही और नव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। राजीव, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं रोती चीखती रही, मगर उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर न हुआ। उसने मुझे धक्का दिया और दरवाजे पर मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं गली पर गिर पड़ी। मेरे कानों में नव्या के शब्द गूंज रहे थे, अब ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसे जलाओ। उस रात मैं सिर्फ उसके घर से नहीं निकली गई थी, बल्कि मुझे मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाबों और मेरे भरोसों की दुनिया से बाहर फेंक दिया गया था। मैं अपने मायके ना जा सकती थी। मेरी 3 बहनें पहले से ही घर पर थी और पिताजी दिल के मरीज थे। अगर वह मुझे इस हालत में देखते तो शायद उनका दिल टूट जाता। मेरे आगे सिर्फ अंधेरा था, कोई राह नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मेरे मुंह पर बंद होने वाला दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं था, वह मेरी इज्जत, मेरे ख्वाबों और मेरे विश्वास का मकबरा था। मैं ठंडी सड़क पर बेसुख पड़ी थी। रात की ठंड मेरी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो आग जल रही थी उसके सामने वो सर्दी भी फीकी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजीव की हर बात, हर मुस्कान, हर शब्द अब एक जहर बनकर मेरी रूह को जला रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले के घरों की बत्तियां जलने लगी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। उनकी हमदर्दी निगाहों में दया से ज्यादा तमाशा था। मुझे पता था कि सुबह तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी कि राजीव ने अपनी बीवी को आधी रात घर से निकाल दिया। उस जिल्लत का सामना मैं नहीं कर सकती। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठी और बिना किसी मंजिल के अंधेरी गलियों में चल पड़ी। नहीं जानती थी कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। पिताजी का दिल तो दौरा पड़ने पर उनका पीड़ा से भरा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। नहीं, मैं उन्हें तकलीफ की वजह नहीं बन सकती।
मैंने अपनी चादर से आंसू पोंछे और अपने भीतर हिम्मत जुटाई। शहर की सड़कों पर भटकते सुबह हो गई। मेरे पास ना पैसे थे, ना फोन, ना कोई सहारा। भूख और थकान से मेरा बुरा हाल था। एक मंदिर के बाहर नलके के पानी से पीकर थोड़ी राहत महसूस हुई। वही एक बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी। वो मेरे पास आया ये बोली, बेटी परेशान क्यों लग रही हो? कोई घरवाला नहीं है क्या? उसकी आवाज़ में ममता की मिठास थी। तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे घर से निकाल दिया। उसने एक ठंडी आह भरी और बोली, इस शहर में रोज हमारे कहानियां जन्म लेती हैं, हजारों कहानियां जन्म लेती हैं और हर दम तोड़ देती हैं। अगर कहीं ठिकाना ना हो तो महिला आश्रम में चली जाओ। वहाँ सिर झुकाने की जगह भी मिलेगी और 2 वक्त की रोटी भी। उसकी बात मुझे एक उम्मीद की किरण जैसी लगी। उसने रास्ता बताया और मैं एक नए हौसले के साथ उस सजनी मंदिर की तरफ चली गई। महिला आश्रम की ऊंची दीवारों के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी थी और वहीं मेरी मुलाकात एक सुमित्रा दीदी से हुई। एक उम्रदार लेकिन मजबूत औरत जिनके चेहरे पर वक्त की लकीरें थी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे रोते देखा तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, रोकर अपने दुश्मनों को खुश मत करो, उठो और खुद को अपना इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें गिराने वाला तुम्हारे कदमों पर आ गिरे। उनके शब्दों में बिजली जैसी ताकत थी। उन्होंने मुझे जीने का नया हौसला दिया। सुमित्रा दीदी ने बताया कि वह भी कभी हालात की मारी थी, लेकिन अब यहाँ औरतों को हुनर सिखाती हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैंने भी उनके साथ सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। एक दिन मैंने रसोई में खाना बनाया तो सुमित्रा दीदी ने स्वाद चखा और बोली, लड़की तेरे हाथ में तो जादू है, ये सिलाई कढ़ाई छोड़ अपना काम शुरू कर। उन्होंने ही मुझे समोसे और पकौड़े का ठेला लगाने की सलाह दी और अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे भी दिए। मैंने महिला आश्रम से बाहर एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और अपना काम शुरू करने की तैयारी करने लगी। एक रात महिला आश्रम में टीवी पर खबरें चल रही थी। मैं बाकी औरतों के साथ बैठी थी। तभी स्क्रीन पर उसी क्लिनिक की तस्वीर आई जहां माँ जी मुझे चेकअप के लिए लेकर गई थी। एंकर बता रही थी कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी करता था और उस गिरोह में एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी। मेरा दिल धक से रह गया। खबर में उस डॉक्टर का नाम नहीं बताया गया, लेकिन मेरे दिल में शक की एक चिंगारी भड़क उठी। क्या मेरी रिपोर्ट भी झूठी थी? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? यह सोचते मेरे अंदर बदले की आग जल उठी। अब मुझे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना था, बल्कि अपने साथ एक अन्याय की जड़ तक पहुंचना था। मुझे राजीव, नव्या और अपनी सास तीनों को उनके किए की सजा दिलानी थी। अगले दिन मैंने महिला आश्रम को अलविदा कहा। अब मैं कोई बेबस औरत नहीं थी। मैं वो औरत थी जिसकी मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इंसाफ हासिल करना थी। महिला आश्रम की चौखट से बाहर कदम रखते ही मेरे दिल में डर और उम्मीदें दोनों थी। सुमित्रा दीदी के दिए पैसों से, अपनी बचाई हुई मामूली रकम से मैंने पुराने बाजार से एक छोटा सा ठेला और जरूरी सामान खरीदा। एक व्यस्त चौराहे के पास फुटपाथ पर जगह बनाई और भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन भर धूप धूल में खड़े रहना, लोगों की अजीब नज़रों का सामना करना और फिर रात को अंधेरी कोठरी के अकेले में सो जाना। कई बार हिम्मत टूटी, कई बार मन हुआ कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन जब भी राजीव और नव्या का हंसता हुआ चेहरा याद आता तो मेरे भीतर की आग भड़क उठती। मैंने अपना ध्यान अपने काम में लगा दिया। मेरे हाथ के समोसे और पकौड़ों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि मेरी चर्चा खोलने लगी। कुछ ही महीनों में मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि मैं अपने माँ बाप से बात कर सकूं। मैंने कांपते हाथों से पब्लिक फ़ोन से अपने घर का नंबर लगाया। जब माँ की आवाज़ सुनी तो रो पड़ी, लेकिन खुद को संभाला और झूठ बोला कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बस राजीव को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, इसलिए मैं खुद नहीं आ सकती। माँ को दुख हुआ, मगर मेरी खुशी की खातिर उन्होंने कुछ ना कहा। झूठ बोलते हुए मेरा दिल कट रहा था, मगर पिताजी की सेहत के लिए ये जरूरी था। जब हालात कुछ सुधरे तो मेरे मन में वो शक फिर से जाग उठा जो टीवी की खबर देखकर हुआ था। मैं उस साजिश की सच्चाई जानना चाहती थी। मेरे पास ना कोई सबूत था तो ना कोई ताकत कि पुलिस के पास जा सकूं। इसलिए मैंने खुद ही उस मामले की जांच करने का फैसला किया। एक पुरानी चादर ओढ़ कर मैंने अपना हुलिया बदला और उस क्लिनिक के इलाके की तरफ चली गई। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी, बस बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर क्लिनिक पर नजर रखने लगी। 2-3 दिन तक मैं रोज वहां जाती और घंटों बैठी रहती। मैंने आसपास के मेडिकल स्टोर वालों और दूसरे मरीजों से बात करके उस लेडी डॉक्टर का, जिसका नाम डॉक्टर नेहा था, उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी घमंडी है। इन दिनों में मुझे कोई खास बात पता नहीं चल सकी। मैं मायूस होने लगी। एक दिन मैं वहीं बैठी थी कि अचानक मैंने एक जानी पहचानी शक्ल को क्लिनिक से बाहर निकलते देखा। वह थी नव्या थी, लेकिन मैं उसकी चाल और आंखें हजारों में पहचान सकती थी। वह जल्दी से कार में बैठकर चली गई। मेरे लिए बहुत बड़ा सबूत था कि आखिर उसका यहाँ क्या काम था। अगर रिपोर्ट सच्ची थी तो उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मेरा शब्द अब यकीन में बदलने लगा। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और क्लिनिक के एक कंपाउंडर से बात करने की कोशिश की।
मैंने उसे एक मजबूर और औरत बनकर कहानी सुनाई कि मेरी एक रिश्तेदार की भी ऐसी ही रिपोर्ट बनी थी और हम बहुत परेशान हैं। बातों बातों में मैंने नव्या का जिक्र छोड़ा कि कल मैंने उसे यहाँ देखा। कंपाउंडर ने लापरवाही से कहा, वो तो आती रहती है, वो डॉक्टर साहिबा की यूनिवर्स की दोस्त है और सुना है कि उनके पति ने ही डॉक्टर साहिबा को ये क्लिनिक खुलवाने में मदद की थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये असल मामला था। डॉक्टर नेहा नव्या की दोस्त थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक गहरी और घिनौनी साजिश थी। उन्होंने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरे अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठी। उसी शाम जब मैं अपना ठेला बंद करके कोठरी की लौट रही थी तो तंग गली में अचानक एक मोटरसाइकिल मेरे पास आकर रुकी। ऊपर में दो नकाबपोश आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। अगर पुराने मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की तो जुबान खींच कर हाथ में दे देंगे। ये कहकर वह तेजी से मोटरसाइकिल भगाकर निकल गए। मैं खौफ से कांपती हुई बाहर दीवार से लग गई। ये खुली धमकी थी। इसका मतलब था कि उन्हें पता चल गया है कि मैं कुछ खोजने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे देख रहे थे। अब ये सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की जंग बन चुकी थी। उस धमकी ने मुझे डराया जरूर, लेकिन मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। मैंने तय कर लिया कि अब पीछा नहीं हटूंगी, चाहे मुझे ये लड़ाई अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। मैं उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। गली की अंधेरी रात में गुजरी वह धमकी मेरे वजूद में समा गई थी। मैं कांपते कदमों से अपनी कोठरी तक पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं सो न सकी। हर आहट पर मेरा दिल उछल कर गले तक आ जाता। मुझे लगता जैसे वह नकाबपोश आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और मेरी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। डर एक जहरीले बादल की तरह मेरे जहन पर छा गया था। कई दिन तक मेरा यही हाल रहा। ठेले पर भी जाती तो सहमी सहमी रहती। हर ग्राहक पर शक की नज़र रहती। उस खौफ और तन्हाई के अंधेरे में मुझे सिर्फ एक इंसान याद आता, सुमित्रा दीदी। एक दिन हिम्मत करके मैं महिला आश्रम उनसे मिलने गई। मैंने उन्हें सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सुमित्रा दीदी ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, देखो आराध्या, ये दुनिया कमजोरों को जीने नहीं देती। डरना जालिमों का सबसे बड़ा हथियार है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया, समझो वो हार गए। तुमने जो लड़ाई शुरू की है वो आसान नहीं, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अपना तरीका बदलो, मंजिल नहीं। अभी कब तुम कमजोर हो, उसने सीधे टकराओगी तो नुकसान उठाओगी। खामोश हो जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, इतना कि तुम्हारी कामयाबी का शोर उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। जब तुम ताकतवर बनोगी तो इंसाफ खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। सुमित्रा दीदी की बातों ने मेरे अंदर नई रोशनी भर दी। मुझे समझ में आ गया कि मेरा जज्बात और जल्दबाजी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मुझे एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह सोचकर चाल चलनी थी। मैंने अपनी जांच पड़ताल रोक दी और पूरा ध्यान अपने काम पर लगाने का फैसला किया। अब मेरा मकसद सिर्फ अपना नाम और मुकाम बनाना था। इतना पैसा और रुतबा कमाना था कि मैं देश के बेहतरीन वकीलों की मदद ले सकूं और अपने दुश्मनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर सकूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की और मेरे दिन रात बदलते गए। मैं सुबह 4 बजे उठती, सारा सामान तैयार करती और रात गए तक काम जुटती रहती। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। फुटपाथ के छोटे से थैले से मैंने एक छोटे से दुकान तक का सफ़र तय कर लिया और अब मेरे पास 2 नौकर भी काम करने लगे। मैंने अपनी छोटी सी कोठरी छोड़कर एक बेहतर मोहल्ले में एक कमरे में छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन शायद खुशियाँ मेरी जिंदगी का रास्ता भूल गई थी। एक दोपहर जब मैं ग्राहकों के बीच काम में व्यस्त थी, तभी मुझे घर से फ़ोन आया। पड़ोसियों का नंबर था। फ़ोन उठाते दूसरी तरफ से मेरी बहन की चीखती हुई आवाज़ आई, दीदी, पिताजी। पिताजी नहीं रहे। ये सुनते मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा सहारा, मेरी हिम्मत, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ। मैंने तुरंत अपना काम बंद किया और पहली बस पकड़कर शहर रवाना हो गई। घर पहुँची तो वहाँ मातम पसरा था। पिताजी का बेजान शरीर सामने रखा और माँ व बहनें लिपट कर रो रही थी। उस पूरे मंजर में सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि मुझे अपने आंसुओं पर भी पहरा लगाना पड़ा। सब रिश्तेदार मौजूद थे और हर किसी के होठों पर एक सवाल था, राजीव कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं आए? मैं हर किसी को झूठ की तसल्ली देती रही कि वह किसी जरूरी काम से शहर से बाहर है और जल्द पहुंच जाएंगे। अपने पिताजी की मौत से ज़्यादा मुझे अपने झूठ को निभाने की तकलीफ खाई जा रही थी। पिताजी की तेरहवीं के बाद जब सब लोग चले गए तो घर की वीरानी मुझे गिर निगलने लगी। मेरी माँ एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। उस घड़ी में जब मुझे अपने पति के सहारे की सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी। रात को जब मैं माँ के पास लेटी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और सिसकने लगी। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी, गहरी तलाश करती हुई। फिर अचानक उन्होंने कहा, आराध्या, सच सच बता, तेरी आंखों में वो खुशी क्यों नहीं है जो एक सुहागन की आंखों में होती है? और राजीव कहाँ है? वो तो तेरे बाप के अंतिम संस्कार पर भी क्यों नहीं आया? उनके सवालों ने मेरे सब्र की आखिरी बांध भी तोड़ दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोड पड़ी। उस रात मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जो 2 सालों से मैंने अपने सीने में एक राज की तरह दफन किए थे।
उस रात मेरी और मेरे माँ के बीच सिर्फ आंसू और सिसकियाँ थी, ना कोई तीसरा शब्द, ना कोई सफाई। मैं बोलती रही, वह पत्थर की तरह आंखों से आंसू गिरते रहे। जब मैंने उन्हें राजीव के धोखे, नव्या की असलियत, सास की जुल्म, नकली मेडिकल रिपोर्ट और फिर धक्के मारकर घर से निकाल देने जाने की पूरी कहानी सुनाई तो वो गम से बेहोल होगी। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिस खानदान में उन्होंने अपनी बेटी इतने अरमानों से ब्याह दिया तो वो दरिंदों का झुंड निकला। उसका गुस्सा और दर्द दोनों जायज थे, लेकिन फिर उन्होंने जो हिम्मत दिखाई उसने मुझे हैरान कर दिया। सुबह तक उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए थे और उनकी आंखों में एक नया हौसला चमक रहा था। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, तू अपनी बेटी नहीं बेटा है। तूने जो कुछ अकेले सहा उसके बाद अब तू अकेली नहीं रहेगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि वहाँ मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नहीं मानी। पिताजी के जाने के बाद वो उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती। मैं अपनी माँ और तीनों बहनों की जिम्मेदारी लेकर वापस शहर आ गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपना नहीं पूरे परिवार का पेट पालना था। मेरी माँ का साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो रसोई संभाल लेती और मैं बाकी कामों की देखभाल करती। हमने मिलकर दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे मेरे ढाबे की सफलता बढ़ने लगी। मैंने पैसे जमा करके एक मुख्य सड़क पर एक पुरानी दुकान खरीदी और उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में बदलने का काम शुरू किया। इस दौरान मैंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी की थी। अपनी तीनों बहनों की शादी बहुत अच्छे घराने में कर दी। जब तीसरी बहन की विदाई हुई तो माँ ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, राध्या, भगवान का शुक्र है तूने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। अब तू अपने बारे में सोच, अपने दिल के जख्म भर और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैं जानती थी कि वो मेरी भलाई के लिए कह रही हैं, लेकिन मेरा घाव अभी भी ताजे थे। मैंने कहा, मैं राजीव से जाकर यूं ही तलाक नहीं मांगूंगी। उसने मुझे झूठे इल्जाम के आधार पर घर से निकाला, मेरी इज्जत पर सवाल उठाया। मैं उसे तलाक नहीं, इंसाफ लूंगी। मैं उसे और उसके घर वालों को अदालत में खींच कर लाऊंगी और सबके सामने उनका असली चेहरा दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे मजबूत बनना था और अब वह समय आ गया था। मेरा रेस्टोरेंट खुलने वाला था और उसके बदले मेरा पहला काम यही होता। कुछ ही महीनों में मेरा रेस्टोरेंट बावर्ची खाना शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में से एक बन गया था। मेरी कामयाबी की कहानी अखबारों में छपने लगी। अब मैं सिर्फ आराध्या नहीं थी, मैं मैडम आराध्या बन चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को मेरा सुकून मंजूर नहीं था। मेरे रेस्टोरेंट में एक अजनबी शख्स आने लगा, 30 से 35 साल का सलीकेदार और खुशमिजाज आदमी। उसका नाम साहिल था। वह हमेशा अकेला आता, खाना खाता और जाते हुए मेरी मेहनत की तारीफ जरूर करता। उसके अंदाज में एक शालीनता थी जो मुझे अच्छी लगती थी। मेरी माँ ने भी उसे कई बार देखा और वह चाहती थी कि मैं उसके बारे में पूछूं। एक शाम में बिल देने का काउंटर पर आया और बोला, मैडम, आराध्या आपकी कामयाबी वाकई काबिल तारीफ है। मैं राजीव सेन को जानता हूँ, उनके टेक्सटाइल मिल के साथ हमारी कंपनी का कारोबार है। वह वाकई एक बदकिस्मत आदमी है जिसने आप जैसे हीरे को खो दिया। उसका नाम और राजीव का जिक्र सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरा पीला पड़ गया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप इन्हें कैसे जानते हैं? वो हल्का मुस्कुराया और बोला, कुछ बातें हवाओं में खुद उड़कर पहुंच जाती है। ये कहकर वह चला गया। मैं अपनी जगह से जड़ गई थी। मन में सवाल उठने लगे, शख्स कौन था? क्या ये सच में हमदर्द थे या फिर राजीव और नव्या ने मेरी जासूसी के लिए भेजा? क्या अब मेरी कामयाबी की खबर उन तक पहुंच चुकी है? इससे हुई मुलाकात ने मेरे जहन में हजारों सवाल और डाल दिए थे। मुझे लगा था कि मैं सुकून के साथ जिस किनारे पर पहुंची थी वहां अब कोई वो तूफान नहीं आएगा, लेकिन अब ऐसा लगा कि जैसे एक नया तूफान दस्तक दे रहा हो। साहिल के जाने के बाद मैं कई मिनटों तक वहीं खड़ी रही। उसके आखिरी लफ्ज, कुछ बातें हवाओं में खुद ही सफर कर लेती, मेरे दिमाग में कुछ खतरनाक घंटी की तरह बज रहे थे। ये कोई हमदर्दी नहीं थी, ये एक छिपी हुई धमकी थी। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अतीत अब फिर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस रात के बाद मेरा सुकून मेरी जिंदगी में फिर बेचैन और डर ने अपने जड़ें जमा ली थी। साहिल का रेस्टोरेंट आना अब भी जारी रहा, लेकिन अब उसके रवैये में एक अजीब सा बदलाव था। वह पहले की तरह ही शालीन तो था, मगर उसकी नज़रें अब हर वक्त मुझे परखती रहती। वह मेरे कारोबार में मेरी कामयाबी की बातें पूछता, जैसे मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरी आंखों में छिपे डर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक अजीब सी यातना बन गई थी। मेरी माँ ने मेरी हालत भाप रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, आराध्या, मैं जानती हूँ तुम उस आदमी की वजह से परेशान हो। अगर वह तुम्हें तंग करा है तो मैं पुलिस को बताओ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, पुलिस कुछ नहीं करेगी। उसने अब तक कोई खुली हरकत नहीं की जिससे ज्यादा गहरी चाल है। मुझे खुद ही इसका पता लगाना होगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस डर के साए में नहीं जीऊंगी। मैंने वह कदम उठाया जो 2 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से शहर की एक छोटी लेकिन भरोसेमंद प्राइवेट जांच एजेंसी से संपर्क किया और उन्हें साहिल की तस्वीर देखकर उसके बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंप दिया। यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा कदम था। अब मैं एक मजबूर औरत नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने बचाव के लिए खुद हिम्मत से काम ले रही थी। एक हफ्ता जैसे इंतजार की सूली पर लटकने जैसा था। आखिरकार एजेंसी से फोन आया। जब मैं उनके दफ्तर पहुंची तो जांच अधिकारी ने मेरे सामने एक फाइल रख दी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा।
कांपते हाथों से मैंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर साहिल की तस्वीर और उसकी पूरी जानकारी थी। उसका असली नाम साहिल मल्होत्रा था और वह सचमुच एक लाइसेंस शुदा निजी जासूस था। यह पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले पन्ने ने तो मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। फाइल में लिखा था कि उसने 3 महीने पहले ही साहिल मल्होत्रा को राजीव सेन ने ही हायर किया था। यह मेरे लिए एक अविश्वासी झटका था। मैं तो अब तक सोचती रही कि शायद नव्या ने ही उसे मेरे खिलाफ भेजा होगा, लेकिन नहीं, उसे तो राजीव ने भेजा था। क्यों? क्या वो मुझे फिर से बर्बाद करने का कोई षड्यंत्र रच रहा है? जांच अधिकारी ने आगे बताया, मैडम, जब राजीव साहब ने साहिल को हायर किया था तो उसका काम सिर्फ इतना था कि वो आपको ढूंढ निकाले और ये पता लगाए कि आप जिंदा हैं और किस हाल में हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से उनकी आदेश बदल गए हैं। जब राजीव साहब आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी है और क्या आपने दूसरी शादी कर ली। उसने आगे बताया, हमारे सूत्रों के मुताबिक राजीव सेन का टेक्सटाइल कारोबार पिछले 1 साल से भारी नुकसान में चल रहा है और उसकी बीवी नव्या के बीच में कोई गहरे मतभेद चल रहे हैं। ये सब सुनना मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। असल कहानी अब सामने थी। राजीव की जिंदगी में तूफान आ चुका था। नव्या के साथ उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। लेकिन ये सवाल था कि वह मुझे क्यों तलाश कर रहा था? क्या उसे गुनाहों का एहसास हो गया था या वो कोई नया धोखा था? मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। मैंने तय किया कि अब इस नाटक को खत्म करना होगा। अब मैं छुप कर नहीं बैठूंगी, बल्कि उसका सामना करूंगी। उस रात जब साहिल रेस्टोरेंट में आया और खाना खत्म कर चुका था तो मैं खुद उसकी मेज पर गई और बोली, मिस्टर साहिल, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या आप रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कुछ मिनट तक रुक सकते हैं? मेरे लहजे की गंभीरता और ठहराव देखकर वह इनकार न कर सका। उसकी आंखों में पहली बार हल्की घबराहट झलक रही थी। रात के 11:30 बजे जब आखिरी कर्मचारी भी जा चुका था तो मैंने रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हल्की रोशनी में हम दोनों आमने सामने बैठे थे। माहौल में एक अनकहा तनाव भरा था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मिस्टर साहिल मल्होत्रा, या फिर कहूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, अब ये अभिनय बंद कीजिए और सीधा बताइए कि आपको राजीव सेन ने मेरे पीछे क्यों लगाया है। मेरी पूरी बात होते ही उसके चेहरे का रंग उठ चुका था। उसका पेशेवर मुखौटा एक पल में उतर गया और सदमे की लकीरें साफ दिखने लगी। अपने नाम और पेशे का खुलासा सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, आपको ये कैसे पता चला? मैंने ठंडे स्वर में कहा, ये जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, जरूरी यह है कि आप यहाँ क्यों हैं। मेरे लहजे में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और जवाब पाने की तड़प थी। साहिल समझ गया कि अब झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं। उसने शांत होकर कहा कि देखिए मैडम आराध्या, मैं अपने क्लाइंट की जानकारी उजागर नहीं कर सकता। ये मेरे काम के नियमों के खिलाफ है। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, एक मजबूर औरत की जिंदगी में झांकना और उसकी जासूसी करना आपके उसूलों में शामिल है? राजीव सेन ने ये मेरी जिंदगी की तबाह की और मुझे पूरा हक है कि जानने का वह दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहता है। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं कल सुबह पुलिस में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। मेरी धमकी असर कर गई। वह जानता था कि एक कामयाब बिजनेसमैन वुमन की शिकायत से उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। उसने हार मान ली और बोला, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसने जो कहानी सुनाई वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसके मुताबिक मुझे घर से निकालने के बाद नव्या ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन जिस औलाद के लिए यह सब नाटक रचा जा रहा था वह कभी पैदा नहीं हुई। साल दरअसल गुजरते गए, नव्या को संतान नहीं हुई। उसने तरह तरह के बहाने बनाए और राजीव को धोखा देती रही। जब राजीव ने जबरदस्ती उसके टेस्ट करवाए तो सच सामने आया, नव्या कभी मां नहीं बन सकती थी। यह बात सुनकर राजीव पर मानो बिजली गिर पड़ी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा धोखा खाया है। इस दौरान मेरी सास जो मेरे साथ की गई जातियों के अंदर ही टूट चुकी थी, अपने जमीर की आवाज़ से परेशान होने लगी। एक दिन नव्या ने उसके साथ जबरदस्त लड़ाई हुई। उन्होंने राजीव को सारी सच्चाई बता दी कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट नकली थी और नव्या के दबाव में सब कुछ किया गया था। यह सच सुनते ही राजीव और नव्या के बीच कयामत टूट पड़ी। राजीव ने उसे तलाक देने की धमकी दी। नव्या ने उसे ब्लैकमेल किया और अगर उसने ऐसा किया तो उसके कारोबार को तबाह कर देगी, क्योंकि मिल की कई संपत्तियां उसके नाम पर थी। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी एक सजा बन गई। राजीव अब अपने गुनाहों और पछतावों की आग में जल रहा है। उसने मुझे इसलिए हायर किया ताकि वह आपको ढूंढ सके, आपसे माफ़ी मांग सके। उसे लगता है कि शायद आपकी माफ़ी से उसे सुकून मिल जाएगा। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे दिल में राजीव के लिए जरा भी रहम ना था। ये सब तो कर्मों का फल था। कुदरत खुद इंसाफ कर रहा था। साहिल ने आखिरकार मुझसे पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? क्या मैं उसे बता दूं कि आप कहाँ हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर मजबूती से कहा, नहीं, उसे कुछ मत बताना। उसे उसी आग में जलने दो जो उसने खुद लगाई है। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैंने मेज पर नोटों की एक गड्डी रखी और साहिल को जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक जैसा बड़ा बोझ उतर गया। बरसों बाद उस रात मैंने सुकून की नींद ली। मेरे दुश्मन अब खुद ही अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे थे। अब मुझे बस कहानी तौर पर उस रिश्ते को ख़त्म करना था।
कानूनी तौर पर। अगले ही हफ्ते मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से मुलाकात की। राजीव, नव्या, मेरी सास और डॉक्टर नेहा के खिलाफ हिंसा, इज्जत और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाने की तैयारी शुरू की। कुछ हफ्ते गुजर गए, जिंदगी फिर से अपने धीमे पर लौट आ गई। मैं अपने नए रेस्टोरेंट की योजना में व्यस्त थी। मेरा अतीत अब मेरे लिए बंद किताब जैसा था। एक रात रेस्टोरेंट में भीड़ थी, काम ज्यादा दबाव था। तभी मेरा मैनेजर अब मेरे पास आया और वही वाक्य बोला जो कहानी एक नया मोड़ बन गया था। मैडम, बाहर एक फकीरनी बहुत देर से खड़ी है, ग्राहकों को परेशान कह रही है कि उसे मालकिन से मिलना है। मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे मिलती हूँ। मैं कैश काउंटर से कुछ पैसे लेकर बाहर की ओर बढ़ी। जैसे दरवाजा खोला तो बाहर फुटपाथ पर खड़ी औरत दिखी। मैले कुचले बाल, धूल से सना कपड़ा। उसने अपनी नजरों से मेरी ओर देखा और एक पल में जैसे वक्त थम गया। मेरा हवा में हाथ रुक गया। मेरी आंखें हैरानी से खोल गई। ये चेहरा, ये आंखें, ये तो मेरी सास थी। कहानी उसी मोड़ पर वापस आ गई जहां से शुरू हुई। वो औरत जिसने झूठी रिपोर्ट पर यकीन करके अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया, आज एक भिखारन के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। वक्त और हालात ने कैसा पलट खाया था। मेरे अंदर गुस्से, दुख, हैरत और रहम के मिलजुले जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा। रेस्टोरेंट के गार्ड और स्टाफ उस फकीरनी को हटाने ही वाले थे कि मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। जैसे ही मेरी सास ने मुझे पहचाना कि उनकी आंखों से पहले हैरत, फिर शर्म और खौफ की लहर दौड़ गई। उनका कमजोर शरीर कांप उठा और मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। देखो, भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। बाहर लोग तमाशा देखने लगे। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं उन्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैंने अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट संभालने को कहा और अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। माँ जी, यहाँ तमाशा मत बनाएं, अंदर मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मेरे मुंह से माँ जी सुनकर वो चौंक गई। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैंने अंदर लिया, दरवाजा बंद किया और पानी का गिलास दिया। जब उनकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने कांपते हाथों और टूटी आवाज में सब बताना शुरू किया जो तब अधूरा था। बेटी, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि राजीव दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन नव्या इसके सख्त खिलाफ थी। वो उसे कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। पर जब राजीव ने तुम्हारे लिए अपनी इज्जत की कसम खाई, तब उसने एक शर्त पर इजाज़त दी कि वह तुम्हें जल्द घर से निकाल देगा। वह शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ थी। हर रोज़ मेरे और राजीव के कान भरती रहती थी। जिस दिन हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए थे, उस दिन नव्या ने ही मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारी झूठी मेडिकल रिपोर्ट ना बनाई तो वह जहर खाकर मर जाएगी और एक खत छोड़ जाएगी जिसमें मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराएगी। मैं डर गई थी। एक तरफ मेरे बेटे का घर तो दूसरी तरफ मेरी भांजी की जिंदगी। मैंने गलत रास्ता चुना और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो रोते हुए कह रही थी। पर तुम्हें घर से निकालने के बाद मेरा जमीर मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं रातों को सो नहीं पाती। तुम्हारा रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। आखिरकार एक दिन मुझसे सहा नहीं गया और मैंने राजीव को सारा सच बता दिया। उस दिन घर में मानो कयामत आ गई। जब राजीव ने नव्या से इस बारे में पूछा तो वो सब कुछ नाकार गई। उल्टा उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं बुढ़ापे में पगला गई और उनका बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हूँ। उसने हर वक्त राजीव को मेरे खिलाफ भड़का दिया। उसने मुझे ही अपने घर से निकाल दिया। राजीव, जो मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर दी, एक कोने में खामोश खड़ा रहा। उसने एक लफ्ज भी ना कहा। ये कहते हुए वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। बोली, उस दिन से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये मेरे गुनाहों की सजा है। उनकी पूरी कहानी सुनकर मेरे दिल में उनके लिए जो नफरत थी वह रहम और अफसोस में बदल गई। वो जालिम नहीं बल्कि कमजोर और बेवकूफ़ औरत थी जो हालातों के हाथों में मजबूर हो गई थी। अब मेरे सामने एक फैसला था। मैं चाहती थी उन्हें वापस उसी सड़क पर भेज सकती थी जहाँ से वो आई थी, ताकि अपने किए की सजा पा सके। मेरा दिल, जो मेरी इंसानियत मुझे सिखाती है। मैंने भगवान का डर किया और सोचा अगर मैंने बदला लिया तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल की। माँ, आप यकीन नहीं करेंगी, आज हमारे दरवाजे पर कौन आया है। मैंने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बताया। फिर कुर्सी से उठकर अपनी सास का हाथ थामा। वो डर कर मेरी तरफ देखने लगी। आज से आप सड़क पर नहीं रहेंगी, मैंने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा। आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी। अगले दिन मैंने वकील के पास गई। मेरी सास मेरे साथ थी और उन्होंने सरकारी गवाह बनने की हामी भर दी। उनकी गवाही ने मेरे केस को लोहे की तरह मजबूत बना दिया। वकील ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और कुछ ही दिनों में राजीव, नव्या और डॉक्टर नेहा को अदालत के नोटिस पहुंच गए। यह खबर उन पर बिजली की तरह बन पड़ी थी। डॉक्टर नेहा का क्लिनिक तुरंत सील कर दिया गया और उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसका पूरा करियर एक पल में खत्म हो गया। राजीव और नव्या का रिश्ता, जो पहले से ही टूटने की कगार पर था, उस कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह बिखर गया। राजीव को नव्या की सच्चाई समझ में आ गई और उसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया। मेरा केस ज्यादा लंबा नहीं चला। सबूत और गवाह मेरे पक्ष में थे। अदालत ने तुरंत मुझे निर्दोष घोषित किया और नव्या पर धोखाधड़ी और मानहानि का भारी जुर्माना लगाया। जब जज ने फैसला सुनाया तो मैं खड़ी होकर बोली, माननीय न्यायाधीश,
मुझे इनके पैसों की जरूरत नहीं। मैं ये सारा पैसा उन संस्थाओं को दान करती हूँ जो मुझ जैसी बेसहारा औरतों को पनाह देती हैं। मेरा मकसद सिर्फ अपने नाम से लगे दाग को मिटाना और इंसाफ पाना था। उस दिन मैं हर बोझ से आज़ाद हो गई थी। मेरा अतीत आखिरकार मेरा अतीत बन चुका था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी ने मेरे घावों पर मरहम कर दिया। कुछ साल बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने मुझे फिर से प्यार और भरोसा करना सिखाया। वो एक नेक और समझदार व्यक्ति था जिसने मुझे नहीं, मेरे दिल और मेरे चरित्र को अपनाया था। हमने शादी की और भगवान ने मुझे 3 खूबसूरत बच्चों का आशीर्वाद दिया। आज मैं अपने घर में खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा रेस्टोरेंट अब एक प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका था। मेरी माँ और मेरी पूर्व सास दोनों मेरे साथ रहती। मेरी सास अब बहुत कमजोर और खामोश हो चुकी थी। हर वक्त ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती। वह मेरे बच्चों से बेहद प्यार करती, शायद उस पोते के प्यार का प्रायश्चित करने के लिए जिसे उन्होंने जन्म लेने से पहले ठुकरा दिया था। उधर राजीव का कारोबार पूरी तरह तबाह हो गया। सुना है अब वह गुमनामी जिंदगी जी रहा था और अक्सर दूर से मेरे रेस्टोरेंट और मेरे बच्चों को खेलते हुए देखता था। लेकिन उसके पछतावे का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो समय हाथ से निकल जाता वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।